नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। और आज के सीएनबीसी आवाज के पब्लिक डिबेट एडिशन में हम सीधे तौर पर बात करेंगे सियासत क्यों गरम है, धरने के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर, छात्रों के नाम पर क्यों गरम है। पब्लिक डिबेट में आपका स्वागत है। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। वंदे मातरम पर कांग्रेस बुरी तरह घिर रही थी। इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर छात्रों का मुद्दा उठाकर धरना पॉलिटिक्स पर लौट आए। आज राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और मांग करने लगे कि जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसी मांग के साथ वो धरने पर भी बैठ गए। हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अराजकता की राजनीति करते हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना। राहुल गांधी, जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए, तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी वंदे मातरम का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पर बीजेपी के सियासी हमले की धार और तेज होती जा रही है। यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम के मुद्दे पर जानी मानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने भी अपनी बात रखी है। वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। लेकिन बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को शर्मिला टैगोर का विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा, मैं वरिष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के विचार का सम्मान करती हूँ, लेकिन कला और कविता की इस तरह की संकुचित व्याख्या से हैरान हूँ। कंगना ने शर्मिला टैगोर से हिंदू मुस्लिम वाली मानसिकता से बाहर आने की अपील भी की है। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने वंदे मातरम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। समाजवादी का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है, जिसको मुसलमान 2024 में 36-37 सीटें लोकसभा की दे देते हैं। तो समाजवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता क्यों बार बार टीवी पर कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी का यही चेहरा 2027 में मुसलमान इसका जवाब जरूर देगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो चलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मीडिया के को कन्वीनर हैं नयना वेले, आपका स्वागत है। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। शदाब चौहान ये भी नए नवेले प्रवक्ता बने हैं एआईएमआईएम के, उनका भी स्वागत है। यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता का दर्जा मिला है इनको। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा, क्या जिन्ना वाला वंदे मातरम पसंद है, बंकिम दा वाला नहीं? तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत का बंटवारा क्या कबूल है? और संसद में पास कानून का विरोध लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? चौथा बड़ा मुद्दा, छात्रों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वंदे मातरम का मुद्दा उठा रही है। पांचवा बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स से कांग्रेस का कमबैक उत्तर प्रदेश में क्या हो पाएगा, पंजाब में क्या हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है क्या जो धरना पॉलिटिक्स करी जा रही है। तो स्वागत है एक बार फिर आपका। जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव से, आपसे। सिद्धार्थ यादव, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम का मुद्दे को छुपाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी ये खेल खेल रहे हैं,
कांग्रेस कह रही है कि वंदे मातरम की आड़ में आप छात्रों के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी एक बब्बर शेर है और मब्बर शेर के आगे बीजेपी मिमिया रही है। देखिए अमीश जी, सबसे पहले राहुल गांधी से ही बात शुरू कर लेते हैं। आज थाने पर जाने की आवश्यकता क्या है? जो लोग इतने बड़े बड़े वकीलों को अपने पास अपनी कोठरी में रखते हो कि कुछ भी हो जाए उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा हो उसमें थाने में जाकर धरने में बैठ गए ये बोल करके कि एफआईआर नहीं हो रही। अरे एफआईआर के लिए तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं तुरंत, तो क्यों जाना पड़ा? ये मीडिया थिएट्रिक्स क्यों हो रहा है आज? क्यों, जब 3 दिन से देश प्रश्न पूछ रहा है कि जिस देश के अंदर राष्ट्रगीत सुरक्षित नहीं है, जिस देश के अंदर देश की सबसे पुरानी अपने आप को बताने वाली पार्टी राष्ट्रगीत पर फिर से विभाजन वाली सोच अपना रही है, तो यह मीडिया थिएट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी अमीश जी? यह है प्रश्न आज, यह और कुछ नहीं है। अगर वास्तव में न्याय की बात होती तो क्या झारखंड के जिन छात्रों पर पैलेट गन या छात्रों के ऊपर जिन पे टियर गैस, लाठी, डंडा, वाटर कैनन मारा गया था, उनके लिए राहुल गांधी नहीं बोल पाए, एक प्रश्न नहीं बोल पाए? जिन छात्रों पर केरल में विधानसभा के बाहर बैठे हुए वाटर कैनन यहां मारा गया, क्या उन छात्रों को दर्द नहीं होता? क्या पंजाब के छात्रों को कुछ नहीं होता? ये जो दोहरा मापदंड है, क्या क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है कि वापस विभाजन का बीज कांग्रेस पार्टी क्यों बो रही है, क्यों इस देश के अंदर वापस कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान खो दें, तब ये जाकर के थिएट्रिक्स करने लग गए। ये छात्रों का मुद्दा थिएट्रिक्स के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रश्न का आपने जवाब नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वंदे मातरम का मुद्दा आप छात्रों के मुद्दे को दबाने के लिए उठा रहे हैं, कांग्रेस के शाहरुख का जवाब क्या है? 20 सेकंड, 20 सेकंड, देन आलोक शर्मा। हमने कौन सा मुद्दा उठाया? 15 अगस्त को देश की राजधानी में वंदे मातरम का गायन होना हो और कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी 2 स्टैंजा के बाद ऐसे ऐसे करके उसको रुकवाने लग जाए, मुद्दा हमने उठवाया, इनने उठवाया? केरल के अंदर जहां वंदे मातरम का कानून पारित हो चुका और पूरा वंदे मातरम गाया जाना है, सम्मान देना कानून है, वहां पर प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम पूरा नहीं गाएंगे, मुद्दा हमने उठाया, इनने उठवाया। अपमान करेंगे ये और उसका जवाब दे हम, आलोक तो शर्मा मुद्दा आपकी बारी हमारा। है। कमाल है। यू मेड योर पॉइंट। आलोक शर्मा, बीजेपी कह रही है कि ये धरना पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस वंदे मातरम से ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस फंस गई है इस पूरे मामले में। कांग्रेस तुष्टीकरण की बेला लेकर आ रही है और इसलिए कांग्रेस ध्यान हटा रही है। राहुल गांधी इसीलिए धरने पर बैठे हैं। देखिए, वंदे मातरम हम हमेशा से गाते आए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं गाया उनके लिए मुद्दा हो सकता है। वंदे मातरम का इशू जो है वो पैलेट गन के बहुत बाद का है। पैलेट गन चली, हमारी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से अभद्रता हुई, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने जो किया, उसका मुद्दा पहले से उठता चला आ रहा है और इस मुद्दे से डरकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 22 दिन तक संसद में नहीं घुस पाए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ना सही नहीं है और ये पहली बार नहीं, 10 तारीख हो, 13 तारीख हो, 17 तारीख हो, साहिल लोचव के परिवार के लोग और वकील 3 बार थाने जा चुके थे, किसी ने सुनवाई नहीं की। एक बच्चे की आंख चली गई, उसके शरीर के अंदर इतने पैलेट्स हैं और ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये एम्स की रिपोर्ट है। अगर एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी, और मेरे बीजेपी के छोटे साथी ने कहा कि भाई इसके लिए तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते थे, अब थानों में जाकर एफआईआर नहीं होंगी, आप पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए फिर एफआईआर होगी। ये कौन सा प्रचलन शुरू कर रहे हैं? अभी एक और अहंकारी इनके प्रवक्ता अभी टीवी स्टूडियो में दिखे मुझे अभी चलते हुए कि राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं। अरे भाई, थाने के बाहर धरना देना कब से अराजकता हो गई? रविशंकर प्रसाद ने बोला। रविशंकर प्रसाद जी अहंकार शिरोमणि है, वो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने दिन भी याद करने चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। बच्चों को आपने वायदा किया था कि आपके केसेस को वापस लेंगे, अभी तक केसेस वापस नहीं हुए। जवाब किसानों के आंदोलन के केसेस भी अभी तक वापस नहीं। मैं जवाब लेता हूं, बीजेपी अपनी बात से जवाब लेता हूं। पलटेंगे तो राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। जी जी जी। सिद्धार्थ यादव वो कहते हैं ये लोकतंत्र है, अराजकतावादी इसमें क्या है? प्रश्न मेरा ये है, क्या राहुल गांधी फ्रंट फुट पे राजनीति कर रहे हैं इसीलिए बीजेपी को थोड़ी चिंता हो रही है? नहीं, राहुल गांधी और अराजकतावादी तो अब एक ही शब्द हो चुके हैं और मैं गंभीरता से इसलिए मैं बोलता हूं, गंभीरता से। जो नेता और प्रतिपक्ष का नेता बाहर जाकर के कहे कि वेस्टर्न कंट्रीज को हमारे देश में आना चाहिए क्योंकि हमारे देश की डेमोक्रेसी अब डेड हो चुकी, इंटरफेरेंस की डिमांड करे अमेरिका और यूके की, तो वो क्या देश के लोकतंत्र में मानेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये तो चलिए थिएट्रिक्स है, ये तो इसमें कुछ नहीं है। जिन लोगों को प्रश्न देना था 2 दिन से, पूरा देश उबाला मार रहा था, पूछ रहा था आपसे कि वंदे मातरम का आप इतना अपमान क्यों कर रहे हैं, ये तो थिएट्रिक्स किया। मैं पूछता हूं, जहां पूरे देश के अंदर कहीं कोई विषय हो जाए और राहुल गांधी
प्रधानमंत्री के घर के बाहर, जिनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच करके, जहां मंत्री 2 मिनट बाद आ गए कि यहां सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, चीजों का ख्याल रखना है, आपसे बेहतर कौन जानता है, और वो वहां बैठ करके अपने राजनीतिक रोटी सेकने लगे। अराजकतावादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे लोग? जी। ये केवल और केवल अपनी साख बचाने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी बब्बर शेर है, वो डरने वाले नहीं है। नहीं अमीश जी, मैं पूछ रहा हूं, नहीं डरने वाले तो बता दें क्यों वंदे मातरम से दिक्कत है? ठीक है, क्या अपमान है? ऐसा क्या हो गया वंदे मातरम में कि उसको गा करके इनके सबके पैर कांपने लग जाते हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी थरथराने लग गई वंदे मातरम गाने से। अरे हमारी मां की वंदना है, भारत भूमि की वंदना है, उसको गाने में किसी दल को क्या दिक्कत हो सकती है? बब्बर शेर आज यही बता दें। ओके, वो कह रहे हैं कि आप बब्बर शेर हैं। इस प्रश्न का जवाब भी दीजिए। पंडित नेहरू ने जिन्ना को चिट्ठी लिखी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि हम वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही अब गाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, क्योंकि आपका धार्मिक विरोध है। लेकिन अब तो ऐसा कोई विरोध नहीं है। अब क्यों वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर आपने प्रस्ताव पारित करवा दिया? और पहले केसी वेणुगोपाल जी ने बोला कि वंदे मातरम कोई विषय ही नहीं था, मतलब वो कंफ्यूजन था, सिर्फ चेयर लेके आनी थी। बाद में पता लगा, क्लैरिटी थी कि वंदे मातरम ही रोका गया उस दिन। देखिए, मुझे क्या आपको लगता नहीं है आपको बैकफुट पे डालता पॉलिटिकली? नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप कब किस चीज को लेकर आएंगे? आज से 6 महीने पहले भी 2 दिन तक वंदे मातरम पर बहस हुई थी, याद होगा आपको, संसद में। तब बिल क्यों नहीं आया था भाई? तब देशभक्ति और देशद्रोह किसी को याद नहीं आया था? 22 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसमें 6 साल अटल जी के, 12.5 साल ये, और बाकी कोएलिशन गवर्नमेंट। 22 साल में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा सरकार भी गा रही थी, हम भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे, और अमीश देवगन भी गा रहे थे। तब 22 साल तक देशभक्ति थी और देशद्रोह नहीं था वो। क्योंकि अब बच्चों के ध्यान भटकाना है पेपर लीक से, मिड डे मील में क्या हो रहा है, स्कूलों की छत गिर रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से पैलेट गन से ध्यान भटकाया जाए, AK-47 से कैसे ध्यान भटकाया जाए। अब मैं कहूं कि एकनाथ शिंदे के यहां तो गाया ही कुछ और गया है, इनके बीजेपी के यहां पर तिरंगे की जगह बीजेपी का फ्लैग होस्ट कर दिया गया है। मोदी जी रशिया में राष्ट्रगान गाते गाते चल दिए, तो क्या इनके सबके ऊपर FIR हो जानी चाहिए? नहीं, एक सेकंड, मैं एक मिनट सुनो ना भाई। आपने 1.5 मिनट बोला, मेरा काउंटर प्रश्न। एक सेकंड सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन अगर वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गा लेंगे तो क्या चला जाएगा? पहले तो हम गाते ही थे ना। मैं फिर कहूंगा, 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। कौन गाता था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी भी कांग्रेस गाती थी ना जी, देश गाता था पूरा। सुनिए ना भाई जी, RSS ने आज तक 6 स्टैंजा गाए कभी? हाँ या ना में उत्तर दे दो मुझे। RSS तो पूरा गाती है। अरे भाई, पूरा ही गा रहे हैं। अपना ध्वज गीत गाते हैं वो। कमाल। अरे अपना ध्वज गीत गाते हैं, वो तो उनकी प्रार्थना है। सुनिए ना भाई, वो उनकी प्रार्थना है। अरे सुन तो लीजिए भाई, सदावत चले मातृभूमि। अरे सुन तो लीजिए। 6 के 6 स्टैंजा अगर मोहन भागवत ने गाए तो मुझे वीडियो दिखा दीजिए। कमाल हो गया, दिखाइए वीडियो मुझे। ये बेकार के नॉन इश्यूज को इश्यू मत बनाइए। एक मिनट सुनिए ना जरा। जी, नहीं आप सुनाइए। जिस समय पर वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, RSS के मुखबर अंग्रेजों को बताते थे कि ये वंदे मातरम गा रहा था, इसको अरेस्ट करो। तमाम केसेस अरेस्ट कराए गए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 रंग अशुभ होते हैं। ये किसका कहना था भाई? RSS का कहना था कि नहीं कहना था? मैं तो कहता हूं इन चीजों पर चलिए, आप कह रहे हैं RSS गलत कर रही थी, वंदे मातरम पे आप क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा फिर कहना है कि इन पे खूब डिस्कशन होनी चाहिए। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पूरा देश जान रहा है कि केवल गाने से क्या होगा भाई। मलयज शीतलाम, वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पवन चलनी चाहिए, हमारे खेत हरे भरे होने चाहिए, हमारे फल लगने चाहिए, किसान समृद्ध होना चाहिए, हमारी माँ जो है भूमि वो पूरा अन्न उपजाए। आज हालत यह कि 700 किसान शहीद हो गए। एक महीने देश की राजधानी मलयज शीतलाम, मतलब अच्छी हवा पवन चलनी चाहिए। एक महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। इस लॉजिक से तो केवल गा लीजिए आप। वापस आता हूं अमन जी। नहीं, अब आपने बोला, अब सिद्धार्थ, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं। अनुराग भदौरिया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं छोटा ही उत्तर दे रहा हूं। 40 सेकंड। कर्नाटक के अंदर 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो अब क्या वंदे मातरम नहीं गाएं? इनकी सरकार है वहां। ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या आर्ग्यूमेंट है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है हमारा। हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 52 के अंदर कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन सिंबल्स को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े, हमारा सबका कर्तव्य है हम उनका सम्मान करें। संविधान में लिखा है। जो कॉपी लहराते हैं ना ये लोग,
उसको खोल के भी पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपने भी एक फेक न्यूज की बात कही, मैं छोटा जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप मत दीजिएगा मौका। आप एक मेरा सारा आप बोल लेना, इनका समस्या ये है। अच्छा ठीक है। अभी इन्हें एक छोटी सी फेक न्यूज कही, मैं फिर से आग्रह करूंगा, उस पर FIR दर्ज हो गई, आप भी मत बोलिए। वो जो भाजपा का झंडा लहरा हाँ, वो रहने जो छत्तीसगढ़ वाला है। हाँ, वो ठीक। मैं तीसरी बात बोलता हूं। अब इन्होंने बोला संघ ने तो कभी गाया ही नहीं वंदे मातरम, संघ ने तो गाया ही नहीं। अरे आप संघ की शाखा में गए होते तो पता चलता। अगर आजादी के पहले दिन से वंदे मातरम पूरा का पूरा कोई गा रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गा रहा है। आप लोग तो उसको देख करके मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। पर समस्या ये है जो 1875 में लिखा गया, 1894 में गाया गया, 1907 में प्रतिबंध लगा, वो पूरा गीत था। क्या ये देश कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। एक प्रश्न, ठीक है। आलोक शर्मा, क्या जब, बिल्कुल आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन जब संसद ने कानून को पास कर दिया, जब वंदे मातरम में महात्मा गांधी भी गा चुके हैं पूरा वंदे मातरम, पंडित नेहरू भी गा चुके हैं, जिन्ना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बना, उन्होंने बोला कि मुस्लिम इसको नहीं गा पाएंगे, इस वजह से रोका गया। आज वंदे मातरम को क्यों रोका जा रहा है? जिन्ना के साथ तो यही लोग सरकार चला रहे थे 1937 में, चला रहे थे कि नहीं चला रहे? मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे, 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी, मुस्लिम लीग ने तो 1940 में दी, इन्होंने 1937 में दी। अब क्या होता, वो आप लोग देखा वो छछूंदर, उसके अगर चमेली का तेल लगा दो तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बीजेपी और RSS के लोगों पे राष्ट्रभक्ति और ये सब जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से शब्द। आप लोग भी कभी छछूंदर ले आते हैं, कभी कोलगेट ले आते हैं। सुनिए ना प्रभु, अब एक बात बताइए, हम राष्ट्रपिता की बात को माने या जय शाह के पिता की बात को माने? बच्चे बता दें मुझे कि राष्ट्रपिता ने बोला था कि 2 स्टंजा ही गाने चाहिए। राष्ट्रपिता क्या उस CWC में थे कि नहीं? एक मिनट, अरे भाई एक मिनट प्रभु, एक मिनट। राष्ट्रपिता कह गए थे कांग्रेस अनुराग भदौरिया को भी आना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी जबरदस्त, CWC के कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी जबरदस्त, तीसरे की एंट्री ना हो पाए। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, सब ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं नहीं गाना चाहिए। आप पटना से आए हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी 1948 को जो लिखा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, शायद इसी दिन के लिखा था, क्योंकि ये आने वाली समस्त जितनी भी आजादी की परंपराएं प्रतीक होंगे, वो सबका अपमान कार्य समिति में रेजोल्यूशन बैठकर पास कर करके रहेंगे। गांधी जी की सोच महान रही होगी। देश की सदन, संसद इस देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब और उसको मजबूत करता है। अगर उसमें पारित कोई कानून, चाहे वो 22 साल बाद ही पारित हो, अगर देश का कोई राजनीतिक विपक्ष अपने कार्य समिति में चंद लोगों के बीच बैठकर उस कानून की धज्जी उड़ाता है कि नहीं हम तो यही गाएंगे, किस ओर ले जाना चाहते इस देश की दिशा? अव्वल अर्ध सत्य तो यह है कि यह कह रहे कि नहीं उसके बाद सब गाते थे। 6 स्टेंजा भी कांग्रेस को आज चुनौती देता हूं कि अपने यहां के जितने वो तुष्टीकरण वाले हैं इकट्ठा करिए, वो 6 स्टेंजा गाकर दिखाइए इस देश में। वंदे मातरम अशफाकुल्लाह खां कहकर फांसी झूल गए, भगत सिंह झूल गए, पूरी स्टेंजा गाते थे हम लोग। ठीक है, उस समय 37 में एक विवाद हुआ, असहमति हुई, सहमति हुई, क्या राष्ट्र उसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा? क्या राष्ट्र नहीं कहे? आप दोनों मिलकर ये क्या है भाई? अभी मिर्ची लगाए तो गड़बड़ हो गया पूरे के पूरे। मैं तो आपने मलेरिया अभी मिर्ची लगाया, ये भी गाए, आप भी गाइए 6 स्टंजा, ये भी गाए। मुझे नहीं आते, बेरोक मुझे नहीं आते। ओके, कौन गाना चाहते हैं? पैनलिस्ट में हाथ खड़ा करे हो, आप गाना चाहते हैं? बोलने की अरे अनुराग भदौरिया गाना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया 6 के 6 स्टंजा गाना चाहते हैं। अनुराग, तालियां इनके लिए, अनुराग भाई के लिए तालियां। बोलिए। पूरी बात बोलना, अरे मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे बात कहने दीजिए। वो छोड़िए, माइक मुझे दे जाइए। सबने बोला नहीं, सबने बोला मेरे समय नाटक से हो गया। सबको बोलना। अनुराग जी की बारी है। अनुराग जी अब आप यार नाटक नहीं छोड़ दीजिए, इनसे तीसरा गवाइए दोनों। अच्छा ठीक है, ठीक गवाते हैं। अमित जी गाइए दोनों में, माफी मांगेंगे अगर मैं पूरा वंदे मातरम गा दूंगा। अब तो गाइए ना, करना होगा। आपकी तरह मूर्खों की जमात हो जाए सर, हो जाए। आपकी तरह मूर्खों की जमात नहीं है। सुन लीजिए, जहां से नहीं, मूर्ख नहीं, क्यों चुनौती
खरीदेगा कोई व्यक्ति? कांग्रेस की मूर्खों की जमात नहीं है आप। कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि मुजर धृत थर करवाले, बाहुबले के मां बोले। भाई ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप बीच में? ये डिस्टर्ब उस समय भी बोल रहे हैं। वंदे मातरम का गा रहे हैं। ये क्या वंदे मातरम का गा रहे हैं। उन्होंने कहा बीच से गाइए। गाइए गाइए। अच्छा नहीं छठे पर बीच से मत गाइए। जिसने मेरा निवेदन है 6 के 6 सुनाइए आप जरा। वंदे मातरम सुनाइए जरा। वंदे मातरम राष्ट्रगीत सुनाइए जरा। माफी मांगेंगे? मैं किस लिए माफी मांगूंगा? वंदे मातरम सुनाइए जरा। मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। देखिए राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान होना चाहिए। ओके, आप अनुराग अपनी बात रखिए। सियासत गर्म है और यहाँ भी गर्मा गर्मी बहुत हो गई है। नहीं, स्टूडियो में गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन आप ऐसी बात करने लगते हैं कि मनभेद होना शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कौन ये गीत गाते गाते कौन फांसी पे लटक गया? शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, सुखदेव जी शहीद हो गए। किस लिए? देश आजाद होगा, हम आप सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, देश उन्नति करेगा। कभी उन्होंने सोचा था इसी देश के लोग, इसी देश की पुलिस हमारे बच्चों पे AK-47 तान देगी, हमारे बच्चों के पैलेट गन से आंखें फोड़ देगी? कब सोचा था उन्होंने? अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या फांसी में लटक जाते? कल की घटना बता दूं, मुरादाबाद के अंदर में एक मोहित जाटव व्यक्ति को, एक नेता था, और दिग्विजय भाटी को थाने में बुला के उसकी आंख में जो मारा गया, अगर आप देख लेंगे ना शर्म आ जाएगी आपको। ये आंख फोड़ने वाली सरकार है क्या? हर बच्चों की आंखें फोड़ना चाहते हैं आप? ये शर्म की बात है। देश के अंदर में जब मलय सीतराम की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूं, शुद्ध हवा की बात की थी। हमारी माता हमें शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पानी देती है, शुद्ध फसल होनी चाहिए, हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए। आपने क्या दिया? पानी पी के लोगों की मौतें हो जाती हैं। जहरीली हवा है, AQ कितना हाई होता है देखिए, आप सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। ये आपने दिया है। वंदे मातरम की बात करेंगे लेकिन उसके सार को नहीं अपनाएंगे। देखिए अनुराग, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कांग्रेस ने तो स्टैंड लिया कि वो 2 स्टैंजा गाएंगे और 6 स्टैंजा नहीं गाएंगे। आपका स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड के साथ मेल खाता है? क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है? जवाब दीजिए। बात है, अखिलेश जी का क्या स्टैंड है? सुन लीजिए। 2 या 6 पूरी बात कर लूं मैं? एक सेकंड, उनका जवाब आने दीजिए। ऐसे नहीं बोला। नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। मैंने आपको बोला, हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि आप वंदे मातरम सभी गाते हैं, हम लोग तो गाते ही हैं, पूरा गाते हैं, पूरा गाते हैं। मेरी बात, अब बात पूरी होने दीजिए। पूरा गाते हैं ना। उसके बाद कानून क्या आया? कानून की बात कर ले, संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। संविधान में है कि भाई जो नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, खड़े होकर सम्मान करेगा। आप मान नहीं कर सकते। मेरी बात सुनने दे, बात बोलो। मैं तो संविधान की बात करता हूं, जो संविधान में मैं मानूंगा, जो कानून में मैं मानूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान और कानून में जो होगा हम उसको मानेंगे। हमने कहा अगर कोई नहीं गा रहा है, कोई व्यक्ति अगर नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, नहीं आता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है खड़े हो जाइए आप उसका सम्मान कीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप इशू बना रहे हैं। आप नहीं, अब तिरंगे को कोई सम्मान नहीं दे रहा, तिरंगे का कोई सम्मान नहीं करा तो कैसे ही आप बात बोलेंगे? करता ही हूं। नहीं तो आपकी बात थ्योरी ना, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अखिलेश जी का स्टैंड क्या है? अखिलेश जी का, देखिए अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया, माता का बच्चा परेशान है, अनुराग भदौरिया आप बदल रहे हैं। अब अनुराग भदौरिया यहाँ भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये वंदे मातरम अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं बड़ी स्मार्टली को। अनुराग, अब जब आप तेज तेज बोलने लगते हैं तो गड़बड़ हो रही है। अनुराग शांति। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 2 या 6 हम कांग्रेस के साथ है, नहीं है, पूरा गाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जलेबी चलते जाओ। चलिए अब एक सेकंड, अरे उन्हें भी आने दीजिए, आधा घंटा हो गया है, उन्हें भी आने दीजिए। ओके, आपको शदाब चौहान समझ में आया? आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब हो गए हैं पिछले 2-3 महीने से। आपको समझ में आ रहा है जो राजनीति चल रही है? क्या आपको लगता है बीजेपी वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रही है या कांग्रेस कर रही है या सपा अपना खेल खेल रही है पूरे? नहीं, देखिए वंदे मातरम को लेकर के और राहुल जी के धरने पर आपका क्या कहना है? हमारा पहले दिन से, मैं उस पर भी आऊंगा, वंदे मातरम पर पहले दिन से हमारा स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई पढ़ेगा हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे। लेकिन वंदे मातरम का ना हम 1 स्टैंजा गाते हैं, ना आधा गाते हैं, ना 6 गाते हैं, ना 2 गाते हैं, ना हमें याद है, ना याद करने की कोई इच्छा है। मैं जय हिंद हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, मैं नेशनल एंथम बोलता हूं, तो मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट कोई एक गाने से नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी के लोग के समर्थित ऑर्गेनाइजर जो है वो ये कहता था ये तो एंटरटेनमेंट का पात्र बताया गया था जनगण मनगण को। और कौन सा रेजोल्यूशन है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बीजेपी से के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से यह है कि ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं कि भाई जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है पढ़े। ये कहते हैं हम तो पढ़ते हैं। अरे भाई ये बताइए कि मेरा जो बिलीफ है वो तौहीद मेरे मजहब की बुनियाद है और आर्टिकल 25 उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 25 से बढ़कर के क्या हो जाएगा? देश पहले या मजहब पहले? मेरी दो आंखें दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश पहले या मजहब पहले? मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण देश ही पहले होगा। मैंने बताया आर्टिकल 25 पहले या 51 पहले, बता दीजिए मुझे। फंडामेंटल राइट, हमारा भारत का संविधान दुर्गा से, देवी से शुरू नहीं होता है, वी द पीपल से शुरू होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट है। और भारत की पहचान सुन लीजिए, भारत के अंदर कोई मेजॉरिटी फेथ को मानना नेशनलिज्म नहीं हो सकता। सर 10 सेकंड दीजिए। मेजॉरिटी फेथ को मानना मेरे लिए कंपल्शन नहीं हो सकता। क्या जो नारा लगा करके, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर नारा लगा करके कारगिल की लड़ाई जीती गई, तो फिर उसको भी आप सब पे इंपोज करेंगे? जो काले पानी की सजा जो पाए उलमा इकराम, जो जिहाद का फतवा दिया, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं रह जाएंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस मामले में कांग्रेस और सपा को भी क्लियर स्टैंड करना चाहिए। बीजेपी का तो क्लियर है, वो तो ये मानते हैं कि बोलना पड़ेगा, वो तो टेस्ट लेकर बैठे हैं, भले ही उनके पूर्वजों ने नहीं गाया हो। लेकिन आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके सांसद मैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब क्या गाएंगे नहीं गाएंगे मुझे बता दीजिए। और राहुल जी को पैलेट गन की याद आई, उन्हें जाना चाहिए, छात्रों का मसला है। लेकिन 6200 कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, पत्रकारों पर मीर जावेद, एजारदार, वसीम, इनको भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी जी कितनी बार गए हैं? हमारे विषय पर नहीं जाएंगे, और जहां जाएंगे फिर तो लाभ पहुंचाएंगे ना उधर। किसको लाभ पहुंचाएंगे राहुल गांधी जी? अगर ऐसे जाएंगे तो बीजेपी का लाभ होगा। जाइए तो सबके लिए जाइए भाई, मेरे लिए भी जाइए, आप कश्मीरियों के भी लिए जाइए। कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीरियत भी हमारी है। जी, राहुल गांधी वो कह रहे जा रहे हैं तो बीजेपी को लाभ कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, उनको लाभ बीजेपी को पहुंचाने की आदत हो गई है, उनको वही दिखाई देता है। आप बताइए कब जा रहे हैं? हर राज्य में जाके चुनाव लड़के कश्मीर की बात कब कर रहे हैं? खैर वापस आता हूं सर 10 सेकंड सुनिए ना भाई, 10 सेकंड आप बोलिएगा 10 सेकंड। इन्होंने मुझे टीम बताया, अभी हमने जुबली हिल्स में टीम बता रहे हैं, बताइए। मैंने टीम शब्द इस्तेमाल नहीं वो कह रहे टीम आपके साथ है, वो कह रहे टीम आपके साथ है। वो कह रहे देखो इन्होंने सरकार आपकी बचाई, इन्होंने जुबली हिल्स में। और अभी मेरी जानकारी ये है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहां गए हुए हैं, किसकी बेटी के विवाह में गए हुए हैं विदेश में? ये जानकारी है किसी के पास? बताइए। मैं आपसे सदा किसके विवाह में गए हुए हैं? नहीं, वो पारिवारिक मामला है, वो इनके चीफ मिनिस्टर। पारिवारिक मामला किसका है? ना अब पब्लिक करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास भी जानकारी होती है, मैं भी पत्रकार हूं, 26 साल का अनुभव है मेरा। तेलंगाना के सीएम एक शादी में विदेश में है और उनका हक है जाना। और किसकी शादी है मुझे जानकारी है, आपकी पार्टी में किसी विशेष नेता की बेटी की शादी? नहीं, देखिए उसका राजनीति कोई विषय नहीं है। और बिल्कुल नहीं है, संबंध जुबली हिल्स में भी हमने समर्थन किया, यूपीए 1-2 में थे हमारा, कांग्रेस का और हमारा बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये लोग गलत रास्ते पर चले गए। लेकिन रेवंत रेड्डी जी अकबर साहब की बेटी की शादी में गए। ओके टीम, वो कह रहे टीम तो आपके साथ है। बताओ, पारिवारिक सब उसका राजनीति हमारे बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं, बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं। मेरे बीजेपी के अरे छोड़िए ना, छोड़िए ना, मैं तो राजनीतिकरण कर ही नहीं रहा, लेकिन फैक्ट की बात कर रहे हैं। अरे वो चुनाव में भी साथ देते हैं, वो चुनाव में भी साथ देते हैं, अलग बात है। हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? जाइए बिल्कुल जाइए, कोई मना थोड़ी। आपकी शादी होगी तो ये भी आएंगे, और आप बुलाओगे तो आपके यहाँ भी आएंगे। आपकी तो हो चुकी है, माफ करिए, जिसकी होने वाली होगी, मतलब यहाँ पे सबकी हो चुकी है, जिसकी नहीं होगी। अरे बच्चों की होगी तो आएंगे ना। बिल्कुल। ओके आलोक शर्मा जी। खैर, शादी का जिक्र छेड़ के अमीश जी ने अपना लक्ष्य तो पूरा कर ही दिया। नहीं, अब अमीश जी ये नहीं बता रहे कि अभी पवार साहब की बेटी के नाती के शादी में मोदी साहब गए हुए थे। अमित शाह भी गए हुए थे, सोनिया जी भी गई, वो नहीं जिक्र करेंगे केवल क्योंकि वो मुस्लिम एंगल है ना, वापस आते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। और जुबली हिल्स भी आपके साथ थे, ये वो कह रहे जुबली हिल्स के चुनाव में भी साथ। अरे भाई, मैंने तो एक सवाल पूछा भाई, 22 साल से सब लोग, पूरा देश हमारा देशद्रोही था जब से इनकी सरकार थी। 12 साल 12.5 साल से मोदी जी थे, बिल आया ही नहीं। बिल आया तो देशभक्ति जागी है, अभी भी जागी है, अभी जागी है, सो रही थी देशभक्ति। गजब है भाई, देशभक्ति इस चीज से नहीं होती है कि आपने किस तरह से क्या क्या गाया, अरे क्या अमल किया उस पर ज्यादा निर्भर करता है। वापस आता हूं, जैसे शुद्ध जल, टीम आपकी है, ओवैसी साहब की पार्टी की टीम आपके साथ है। पूरा देश जानते, मैंने थोड़ा सा कहा टीम शब्द, इन्होंने कहा बच्चे हंस पड़े, इतने में चिल्लाने लगे, वो बच्चे हंस पड़े, दोनों मिलकर वापस आता हूं। देखिए, शुद्ध जल की बात हुई, इंदौर में 32 बच्चे और लोग मर गए गंदा पानी पी के, जहरीला पानी पीकर। एक क्लर्क भी अकाउंटेबल नहीं है, इतने पेपर आउट हो गए। एनटीए का एक चपड़ासी भी अकाउंटेबल नहीं है। शहीद भगत सिंह जो वंदे मातरम कह के फंदा चूम गए, उनके नाम पर जब चंडीगढ़ का एयरपोर्ट रखा गया,
तो भाजपा ने 8 साल तक उसका विरोध किया। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो संसद से पास हो गया। अरे भाई, संसद तो अपने पास किए बिलों को भी बदलती है। ओके, क्या बदलती नहीं है? जवाब 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 सिद्धार्थ क्या 3 कृषि कानून मैं उत्तर पास देता मोदी हूं। जी ने किए ओके, और सिद्धार्थ उनको वापस ले लिया? तो क्या देखिए, मोदी जी अमीन जी, देशद्रोही हो गए? हम तो नहीं कहेंगे। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप कॉम्युनल एजेंडे के लिए वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाना गवाना चाहते हो, ये आरोप लग रहा है। अमीश जी, अशफाक उल्लाह खान कम्युनल थे क्या, या भगत सिंह कम्युनल थे, या अब्दुल हमीद कम्युनल थे? कौन था कम्युनल? मैं पूछ रहा हूं, एक प्रश्न पूछता हूं मैं। जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1894 में पूरा गीत गाया, पहली बार उसको सुर दिया, वो कम्युनल थे क्या? क्या वंदे मातरम भी बहस का विषय हो सकता है इस देश में? ये कोई बहस का टॉपिक है? हमने कहा 150वां वर्ष हम वंदे मातरम का बना रहे हैं, जब से वो लिखा गया। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो कह रहे 22 साल से आपकी सरकार थी, तब तक क्यों नहीं गाया? मैं वही उत्तर दे रहा हूं। हम 150वां वर्ष मना रहे हैं, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सरकार ने कहा, मैंने आपके बीच में नहीं किया था, मेरे को यही काम आता है करना। दो नहीं बोलूंगा, मेरे को आपसे बेहतर आता है ये काम करना। मैं आपसे बेहतर आता है। पहले कब गाया गया ये बता दें, हमको एक शब्द नहीं बोलेंगे। कौन सा पहले गाया गया? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता क्या पूछ रहे वंदे हैं। मातरम पहली बार कब गाया गया था? अरे 1894 में पहली बार गाया गया, 1875 में लिखा गया, 1907 में प्रतिबंध किसने लगा गाया? और 37 में कैची काट के आपने आधा कर दिया। ये था इतिहास। आ गया समझ में? इसके मतलब, आ गया समझ? अब क्यों बोल रहे हैं बीच में? इनका कोई योगदान नहीं है। आपके बीच में आपके क्या? सवाल का जवाब दीजिए तो साथ रहिए ना। ना गाना गाने में, वंदे मातरम, ना अरे उसको भैया, लाने में इनका कोई योगदान नहीं ये है। कोई तरीका नहीं आपको है। क्या पता है, बना बनाया घर में ओके, जाते हैं, बने बनाए घर में ओके, जाते हैं। आपका नाम सवाल दोनों। मेरा नाम तलहा इमरोज खान है जी। मैं अमीश जी ये समझता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रही है, इस जनता को बेवकूफ़ बना रही है। वो 2 स्टैंजा करके मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, ये 6 स्टैंजा करके हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। बात तो ये होनी चाहिए ना कि मलिया शीतलम, अरे हमें साफ हवा मिले, हमें साफ खाना मिले, बच्चों की रक्षा हो, तो आप लोग दोनों राजनीति पे उतरे हुए। राजनीति कर रहे हैं। ओके, और सवाल किसका है? और सवाल किसका? क्या सवाल है आपका? मेरा नाम फेरी है। मेरा सवाल ये है, अगर इतनी सीरियसनेस से ये सब पॉलिटिक्स मुद्दे आते हैं, अगर इतनी सीरियसनेस से ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन के लिए बात की जाए, तो अब तक बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके थे। ओके, एजुकेशन के लिए बात की रही थी। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, अर्जेंसी आप चेक कर लीजिएगा। दिल्ली के अंदर शिक्षा पर कुछ बात हुई, 4 दिन के अंदर देश का सबसे कठोर कानून आ गया पेपर लीक पर। झारखंड में 17 दिन से बच्चे पिट रहे हैं, बात करने तक नहीं गई कांग्रेस की सरकार। बिहार के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही, दूसरे दिन आ गई। 17 दिन से यहां पिट रहे हैं, कोई नहीं गया। पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री एक दिन कहता है कि यहां पेपर लीक हुआ, अगले दिन कहता है जो इस पे आएगा पटियाला में, खन्ना में मारूंगा, डंडों से भगाऊंगा, कोई कहेगा नहीं। और अकाउंटेबिलिटी की बात है। मैं कहता हूं देश के जिस विषय पर बात करनी है, शिक्षा पे बात करनी है, 8,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था 2014 में, 1,40,000 करोड़ का है आज। 300 स्टार्टअप थे, मैं स्कूल बंद कर दिए। केंद्र चलाता है केवी, पीएम श्री, नवोदय। 5 स्कूलों के नाम बताओ जो बंद हुए। क्यों नहीं बनाए? अरे अब रोड पे चले गए, पहले स्कूल में घुसे, अब रोड पे। स्कूल तालाब क्यों बन गया है? शांति। और ये सवाल, ओके, सवाल। सर मेरा नाम आकाश कुमार है। मेरा स्पष्ट सवाल बस यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम स्वतंत्रता, हमारा जो संग्राम हुआ था उसकी विरासत की बात करती है कि भाई हमारे लोग थे उसमें, हम पोस्टर थे, ठीक है, उस विरासत की वो बात करती है। तो वंदे मातरम पे मैं एक छात्र ये सोच के कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख क्या है। और ठीक है, मतभेद, पॉलिटिकल मतभेद होना ठीक है, लेकिन क्या उसके ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस पे, उसकी ऐतिहासिक लेगेसी पे कांग्रेस पार्टी क्या मत रख रही है, उसका क्या उस पे मत है? वंदे मातरम पे क्या है सवाल है? 20 सेकंड में जवाब, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारा वही रुख है जो 22 साल तक इनकी सरकार रही, जो इनका रुख था वही हमारा रुख है। हमारा तो 22 साल तक इन्होंने 2 स्टैंजा गाए थे, तब देशद्रोह नहीं था ये, तब देशभक्ति ना आपकी जागी। 70 सालों से इस देश के अंदर हटा ना। 370 आज भी है, तो हटा दिया गया ना। हटा दिया गया। मुझे ऑर्डिनेंस दिखा दो भाई। मैं मैं फिर कह रहा हूँ अमीश जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सुनिए ना, सुनिए अमित जी, अमित जी सुनिए। आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करते हुए 2 चेंजेस किए। 35 और 370 2 चेंज किए। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वहां ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना मैं खरीद सकता हूँ। अरे खरीद सकता हूँ, बता देना। लेकिन इस देश के अंदर देखिए कुछ चीजें थी, इस देश के अंदर 70 सालों से चली आ रही थी। देखिए 370 था, राम मंदिर 500 सालों बाद बना है।
होता है ना, देश आगे बढ़ता है, चीजें आगे बढ़ती हैं। जब हम बात करेंगे छात्रों के बारे में, ये पहुंच जाएंगे नीतीश जी के पास। जब हम बात करेंगे छात्रों के अधिकार में, ये पहुंच जाएंगे नीतीश जी के पास। ये गलत है, जब हम बात करेंगे, ये पहुंच जाएंगे वंदे मातरम पर। जब हम वंदे मातरम की बात करेंगे, ये पहुंच जाएंगे अपने हरे कुर्ते पर। इनका पूरा का पूरा लोकतंत्र में इरादा काला है। इनका कोई जनता से लेना देना नहीं। पार्टी खत्म हो गई, ये खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी का झंडा उठाए हुए है, शायद कुछ हो जाए। आजादी के प्रतीकों पर, आजादी में जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिस बोल पर दी कि वंदे मातरम कहकर फांसी झूले थे, वो स्टेंजा खेल रहे हैं। 6 स्टेंजा काट लो। मैं तो आज भी आपकी पार्टी के तमाम लोगों को चुनौती देता हूं, जिसके चक्कर में 6 स्टेंजा से 2 स्टेंजा कर रहे हो ना, उनसे 2 ही स्टेंजा गवा के दिखा दो, मैं नतमस्तक प्रणाम करूंगा। वंदे मातरम। ओके, आप वंदे मातरम के 2 स्टेंजा गा पाएंगे? नहीं, ना मुझे 2 याद है, ना मुझे 1 याद है, और ना मेरी याद करने की कोई इच्छा है, ना कोई बाध्यता है संविधान में। और मैं जय हिंद बोलता हूं। अब तो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है। नहीं, पार्लियामेंट को भी नहीं मानते आप? नहीं, पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं है। पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको गाने की बाध्यता है। कोई कानून नहीं है। सम्मान में पहले भी करता था, आज भी करता रहूंगा। लेकिन मैं किसी फेथ को सुप्रीम नहीं मानने वाला हूं। मैं किसी फेथ को सुप्रीम नहीं मानने वाला हूं। मैं मेजॉरिटी फेथ को फॉलो नहीं करने वाला हूं। वंदे मातरम का इशू है, तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का अगर मजबूर कर रही है बीजेपी, कोई ऐसा कानून लेकर आ रही है, अभी तक ये नहीं बताया कि इनका स्टैंड क्या है। इनकी पार्टी को क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि भाई नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं राहुल जी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। एक सेकंड, अच्छा, आप कह रहे हैं ये जो समाजवादी पार्टी है ये मुसलमानों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का संविधान, कांग्रेस कहती है और सपा कहती है बीजेपी की बी टीम है। नहीं, टीम तो वो तय करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। किसके साथ? कांग्रेस और सपा के साथ? बिल्कुल कहा हमने, योगी जी को हराना चाहते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं, आपको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। आपको साथ कैसे लेंगे? आप कह रहे राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, आपको साथ कैसे लेंगे? नहीं, इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि साथ नहीं ले रहे, क्योंकि वो बंटवारा चाहते हैं। हम लोग विपक्ष का बंटवारा रोकना चाहते हैं, और जो भी बंटवारा चाहता है, जो वोटों का डिवीजन चाहता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहा है। मैं किसी का इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं। जो डिवीजन ऑफ सेक्युलर वोट चाहता है वो बीजेपी की मदद कर रहा है, और जो चाहता है मिलकर के बीजेपी को हराया चाहे, वो चाहता है कि बीजेपी भारत से उत्तर प्रदेश। अच्छा, राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स से कुछ लाभ होगा ऑपोजिशन को? कोई भी चीज मिलकर के करेंगे तो लाभ होगा, और अहंकार में करेंगे, मुद्दों को विभाजित करने के लिए करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा। अगर उस मार्ग पे जाएंगे तो नुकसान होगा। आज स्टैंड क्लियर कर दे कि वो क्या चाहते हैं। अनुराग, एक पॉइंट, और आलोक शर्मा जी आपसे भी ये सवाल। देखिए, इनको आप लोगों ने बिहार में साथ नहीं लिया, बीजेपी की वहां पर सरकार आ गई, तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है ओवैसी के साथ जुबली हिल्स में भी आपकी पार्टनरशिप रही है, पॉलिटिकल पार्टनरशिप, यहाँ पे भी हो सकती है यूपी में? देखिए, मुझे लगता है कि हम तो उस दिन जब मोदी जी के घर के बाहर धरना था तो 2-3 पत्रकार खड़े थे मेरे पीछे, वो पूछ ही रहे थे, बोला ओवैसी आके नहीं बैठे, बाकी तो पूरा विपक्ष आ गया। फिर वो दूसरा कहने लगा भाई साहब मिले हुए हैं इसलिए नहीं आते हो। तो क्या आप समझ गए सारी मिले हुए हैं? अभी इन्होंने कहा कि साहब वो सब मिलकर करें। अरे भाई, जब सारा विपक्ष वहां पर बैठा था तो आप क्यों नहीं आए थे उस दिन? केजरीवाल जी नहीं आए थे? नहीं, केजरीवाल जी कह रहे थे। केजरीवाल जी ने तो बोला था राहुल गांधी बीजेपी की मदद के लिए आ गए। केजरीवाल इन्हीं के बड़े भाई हैं। बिहार में चिट्ठी लिखा। अरे आपसे कहा भाई, आपका कहा केजरीवाल से मतलब? ये तो बोलने दीजिए ना आलोक शर्मा को। केजरीवाल जी इनके भाई बंधु ही हैं, सब मिले हुए हैं। वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। दूसरी चीज, सिद्धार्थ यादव ओवैसी आपके साथ है। एक बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला कहा है। सड़क पर बैठकर नौटंकी कर रहे हैं राहुल गांधी। छात्रों के भविष्य को खत्म कर रही है कांग्रेस। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रगीत के अपमान पर जनता जवाब मांग रही है, इसलिए राहुल गांधी अब इसको पलटना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर आप छात्रों की गेम को पलटना चाहते हैं। पवन खेरा ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या क्या कहा है मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन पॉलिटिकली वो भी आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस हल्के स्तर पर कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है, हर हल्के बयान का जवाब तो दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है। बहुत बड़ी बातें इनको याद आती है, बहुत बड़ी, ऐसा करेंगे वैसा, ऐसा होना, सब कुछ तभी याद आता है जब ये विपक्ष में होते हैं। सत्ता में होंगे कभी कुछ याद नहीं आएगा, नथिंग डूइंग। फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, बच्चों का सुसाइड रेट 43% बढ़ा है, किसानों का सुसाइड रेट 47% बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार 51% बढ़े हैं,
पूरे देश के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। बच्चों का ड्रॉप आउट आप देखिए कितना है। 94,000 स्कूल किसी अगर देश के अंदर बंद होंगे तो क्या हालत होगी आप देखिए। फ्रस्ट्रेशन युवाओं के अंदर है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं के अंदर, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है जिन बच्चों ने कई साल फौज के लिए तैयारी की और ये अग्निवीर लेकर आ गए। मैं एक करके ले रहा हूं। ओके, आपने बोल दिया सवाल। ओके, आपका क्या सवाल है? बोलिए आपका सवाल क्या है? पॉइंट क्या? पॉइंट खड़े होके आपने अकाउंटेबिलिटी की बात कही थी 2 मिनट के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आप अपने ऊपर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक बार एक लेडी ने कॉलर पकड़ा था, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली थी। आपने 22 डेज बाद अकाउंटेबिलिटी लिया। 22 डेज तक जो लड़कियां जिन पर अत्याचार हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी अकाउंटेबिलिटी आपके हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही लीडर ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था मुझसे क्या पूछो, मैं से ऊपर वालों से पूछो। जब लैंडस्लाइड हुआ था, वंदे मातरम तभी उठाया गया। एग्जैक्टली, तब अकाउंटेबिलिटी कहाँ था? ओके, अकाउंटेबिलिटी की बात है। आप सरकार है तो अकाउंटेबल होना ही चाहिए आपको। मैं पूछता हूँ, गटर छाप बताते हैं बच्चों को, पंचर जोड़ने वाला बताते हैं, इनके सांसद आपको कह दिया बोलते हैं बच्चों को। देखिए, मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं अकाउंटेबिलिटी पे। बच्चे बोलिए पेपर लीक का मैं बिल्कुल, एक छात्र ने प्रश्न पूछा, उत्तर आ जाने दो भैया, पूरा 50 मिनट खराब करके चले जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी का क्या है? अकाउंटेबिलिटी, पेपर लीक की खबर आई, तीसरे दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं था, पेपर को कैंसिल किया गया, फिर से सेटअप किया नहीं किया गया। झारखंड कोर्ट में गए। सिद्धार्थ 2 साल सरकार हाथ में हाथ धर के बैठी रही। अमित जी एक मिनट, बोलिए। सरकार ने नहीं कहा। एक सेकंड, अभी हम 26 की बात कर रहे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। 11 मई को खबर आई, नीट का 2026 का पेपर, सरकार के पास खबर आई, सरकार ने तुरंत पेपर कैंसिल किया, नया सेटअप किया, सीबीआई इंक्वायरी दे दी। झारखंड के अंदर पेपर लीक हुआ, 18 दिन तक ना पेपर कैंसिल, ना सीबीआई की इंक्वायरी, ना उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? मैं पूछता हूं, क्या है अकाउंटेबिलिटी? जब नीट का पेपर लीक हुआ तब केंद्र सरकार को एक्टिव होना चाहिए था, और जब झारखंड का पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को एक्टिव होना चाहिए था। स्टूडेंट को जवाबदेही दोनों सरकारों की है सीधे तौर पर, और मैं ये डायरेक्टली कहना चाहता हूं। और अब बिल्कुल आखिरी राउंड है, चर्चा का। एक सेकंड, अरे आप बोलिएगा, लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बचाता रहे और आपका वोट बैंक बनता रहे। सवाल है, अब हम नहीं बोलने देंगे तो हम आपके पीछे अब क्या होगा? नहीं अच्छा, वाह वाह, ये अरे छोड़िए, मैंने आपको पूरा, अभी आपको फिर बोलना है। अरे वैसे ही अब तो हो गया है, प्रवक्ताओं के पास पैसे नहीं होते हैं, वैसे ही प्रवक्ताओं के पास पैसे नहीं होते हैं। 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ था, इन्होंने बोला पार्लियामेंट में मजबूत कानून बनाया है, अब पर्चा लीक होके दिखाए। 2024 में कानून बनाया था, फिर 2026 में पर्चा लीक हो गया। ऐसा कानून बनाते पर्चा लीक हो गया, फिर 2026 में कह रहे हैं अब और मजबूत कानून बनाया है। नहीं होनी चाहिए, गारंटी है कानून लेकर के कानून बनाते तब जब आपके साथ अन्याय हो जाता है। बहुत बढ़िया। उनका भी दे रहा हूं, 2 सेकंड, घबरा क्यों रहे हैं? बिल्कुल दूंगा। उनका ये कानून तब बनाते जब आपके साथ अन्याय हो जाता है, कानून बनाने से नहीं, व्यवस्था में भ्रष्टाचार है उसको ठीक बनाने से होगा। अनुराग गुलेरिया, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एक फैक्ट बताना पड़ेगा। आपको पता है, ये फैक्ट है, बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो एक कानून लेकर आए थे कि हम नकल नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं, पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बोला जब हम आएंगे हम खुली नकल होने देंगे, और उस दौर में सरकार जीती। बिल्कुल ऐसा था। मतलब मैं बताता हूं, आई विल करेक्ट इट। इन्होंने बोला हम नकल विरोधी कानून को समाप्त करेंगे, बोला था नहीं बोला था? नकल विरोधी, नकल विरोधी बोला। मैं पूरी बात कर लूं पहले, अपनी देखिए आप बीच में टोक रहे, मैं अपनी बात नहीं कर पाता। कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने करा, उत्तर प्रदेश के अंदर कहा नकल विरोधी कानून नहीं समाप्त होना चाहिए, और इन्होंने समाप्त करा। 40 मिनट से मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, सबने बोला है, सब बोले। अब टाइम पास मत करिएगा। नकल विरोधी कानून खत्म करा था, नहीं करा था? नहीं खत्म करा था, नहीं करा। बोलने दो भाई, चेक करिए आप लोग, नकल विरोधी कानून खत्म करा था। अब मैं बोल लूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं की, छात्रों की
महिलाओं के, किसानों की और बुजुर्गों की। अब मैं बात कर लूं, ये क्या वो? अरे शांति यार। अब मैं बोलूं, मैंने सुना कह रहे कि आप नकल विरोधी कानून में पास छोड़ो कर यार, क्या है? छोड़ो यार, क्या मतलब होता है? शांति प्लीज, इस तरह की बातें नहीं। पढ़ देखिए, के वो आए हैं हल्की भाई, बात करने की आदत है। कानून का समाजवादी पार्टी अच्छा, वो मानसिक संतुलन खो बैठे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बुरा हाँ, मत मानना, अब जब ये आदमी पक्का संतुलन खो यकीन हो बैठता है, ऐसे ही हो गया जाता है। कि उसी जमाने में पास हुए उसका अच्छा वैसे बता पूरा दीजिए, फायदा ऐसे आपने पास आउट इन्होंने कर दिया। अच्छा ये तो बताइए पास आउट कौन से साल में किया? अरे भाई, वो ऐसे ही बकरे कहा आप नहीं बोलेंगे सुनिए, सवाल ये है कि मैंने इनसे सीधा सा सवाल पूछा कि देश के असली मुद्दों से, असली मुद्दा कौन है? किसान है, महिला है, युवा है, छात्र है। इस पे बीजेपी बात नहीं करेगी, आपके मुद्दों की बात नहीं करेगी। अच्छा ये आपने पास आउट किस ईयर में किया बता दीजिए, मामला खत्म होगा। आपका वो साल तो नहीं था ना? कौन सा? वो जब अरे नकल का बहुत कानून पहले हटा था। उसके बाद बहुत पास हुए। मैंने नकल वकल का कोई मतलब नहीं है, सब झूठ सच बोले फायदा नहीं। सुनो सुनो, मेरी बात हो जाए। अरे हो गई, अब तो हो गई बात। अरे ठीक है, अब ठीक है, एक सेकंड। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।